मैं प्रवीण सर, एक बार फिर से ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की पहली यूनिट स्थिर विद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर आवेश तथा कूलाम का नियम हम लोग खत्म कर चुके थे। ठीक है, दूसरा चैप्टर मतलब सब एनसीईआरटी में सब एक में ही है, हमने अपने तरफ से उसको अलग चैप्टर में बांट दिया है। दूसरा चैप्टर आपका था विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र हमने शुरू किया था, तो हमने आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता दिया था, परीक्षण धन आवेश बता दिया था। उसके बाद बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E बराबर आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R का स्क्वायर। यहां तक हम लोग लेक्चर नंबर 13 में पढ़ चुके थे। ठीक है, चलिए उसी का आगे कंटिन्यू करते हैं, लेक्चर नंबर आपका 14। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स की बात कर ली जाए। देखें, अब आइए यहां पर हम हेडिंग लिख रहे हैं कि दो विद्युत क्षेत्र के तीव्रताओं का, दो विद्युत क्षेत्र के तीव्रताओं का परिणामी, दो विद्युत क्षेत्र के तीव्रताओं का परिणामी। चलिए कैसे निकलता है आपको हम बताते हैं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। दो विद्युत क्षेत्र के तीव्रताओं का परिणामी हम लोग याद करने जा रहे हैं। तो आपको याद होगा जब हमने आपको कूलाम का नियम पढ़ाया था तो हमने आपको दो बलों का परिणामी बताया था, दो बलों का, याद होगा आपको। तो दो बलों का परिणामी हम लोग तीन प्रकार से निकालते थे। तो जैसे दो बलों का परिणामी हम लोग निकालते थे, सेम वैसे ही हम लोग दो विद्युत क्षेत्र का परिणामी भी निकालेंगे। ठीक है, तो दो बलों का परिणामी हम लोग तीन प्रकार से निकाले थे, तो वैसे विद्युत क्षेत्र का भी परिणामी हम लोग कितने प्रकार से, तीन प्रकार से निकालेंगे। देखें, तीन तरीका आपका होगा निकालने का, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। ये देखें, सबसे पहला तरीका आपका ये है कि हो सकता है जैसे मान लिया कोई बिंदु P है, ठीक है, इस पर दो विद्युत क्षेत्र हैं। एक विद्युत क्षेत्र आपका उत्पन्न है E1, एक विद्युत क्षेत्र आपका है E1, उसके बाद दूसरा विद्युत क्षेत्र है E2, दोनों एक ही दिशा में उत्पन्न है। माना किसी बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र है, दोनों एक ही दिशा में उत्पन्न है। अब आपसे कोई पूछे कि इनका परिणामी क्या होगा, तो इसका आंसर, इनका परिणामी E बराबर आपका होगा, दोनों को जोड़ दे E1 प्लस E2। ठीक, ये आपको हम ये बात आपको बता चुके हैं, कोई आपके लिए नई बात नहीं है। दो बलों के परिणामी हमने आपको बताया था। अगर दोनों विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है, परिणामी के लिए दोनों को क्या कर दें, जोड़ दें। अगला तरीका देखें, नंबर 2। आपके हमने मान लिया कोई बिंदु P है, इस पर दो विद्युत क्षेत्र हैं। एक विद्युत क्षेत्र आपका आगे है, एक विद्युत क्षेत्र आपका आगे है E1, उसके बाद दूसरा विद्युत क्षेत्र आपका इधर है आपका E2। ठीक, एक आपका E1 है, दूसरा आपका E2 है। ठीक, एक आगे है, दूसरा पीछे। अब आपको इसका परिणामी निकालना है। इसका परिणामी आपका आ जाएगा E बराबर, ठीक है, इसका परिणामी आपका आ जाएगा E बराबर ज्यादा माइनस कम। E बराबर ज्यादा माइनस कम, जो बड़ा हो उसमें से छोटे को घटा दो। अगर E1 ज्यादा है तो E1 में से E2 को घटा दो, और अगर E2 ज्यादा है तो E2 में से E1 को घटा दो। E बराबर आप इसको लिखेंगे E1 डिफरेंस E2। कैसे लिखेंगे, E1 डिफरेंस E2। ये इस चिन्ह का मतलब है, इसको अंग्रेजी बोलते हैं डिफरेंस, हिंदी बोलते हैं अंतर। मतलब जो ज्यादा होगा उसी में से कम को आप घटा देंगे। अब उसके बाद देखें अगला तरीका नंबर 3। तीसरा तरीका है कि आपके हमने मान लिया कोई बिंदु P है, इस पर दो विद्युत क्षेत्र हैं। एक आपका विद्युत क्षेत्र E1 आगे है, उसके बाद दूसरा विद्युत क्षेत्र आपका इधर है E2। आपकी हमने मान लिया दोनों के बीच का कोण कितना है, अल्फा है। आपकी दोनों विद्युत क्षेत्र अल्फा कोण पर है। अब हमने मान लिया इन दोनों का परिणामी कैपिटल E है। ठीक, तो यहां से E बराबर आपका आ जाएगा, सूत्र आपको याद आ रहा होगा, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 इंटू आपका आ जाएगा कास अल्फा। ये है। तो दो विद्युत क्षेत्र का परिणामी कितने प्रकार से निकलता है, तीन प्रकार से निकलता है। अगर दोनों एक दिशा में है जोड़ डालो, अगर विपरीत दिशा में है तो ज्यादा माइनस कम, और अगर किसी कोण पर है तो सूत्र आप लगा दीजिए E बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कास अल्फा। अब आप इसको जल्दी से नोट कर ले, फिर आपको हम न्यूमेरिकल बताते हैं कि इस पर सवाल कैसे कैसे बन करके आता है। तो आप इसको पहले नोट कर ले, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर ले सब लोग जल्दी से। चलिए अब आइए न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। आपको हम एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखाते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट, इस पर देखिए सवाल कैसे आता है, आप ध्यान से बिल्कुल समझिए। एग्जांपल नंबर फर्स्ट आपका है कि 2 तथा 4 कूलाम, 2 तथा 4 कूलाम के दो बिंदु आवेश,
2 तथा 4 कूलाम के दो बिंदु आवेश, ठीक, एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर, एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर हवा में रखे हैं, एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर हवा में रखे हैं, ठीक। इनके मध्य बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। इनके मध्य बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए, ठीक। ये सवाल आपका छोटा सा 2 नंबर का सवाल है। अब आप इसी से समझ में आपको आ जाएगा कैसे न्यूमेरिकल हम लोग लगाते हैं, ठीक है। 2 आवेश है 2 तथा 4 कूलाम के, एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर हवा में रखे हैं। इनके मध्य बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना करनी है। तो चलिए आइए आपको हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करके दिखाते हैं। चलिए देखिए इसका हल कैसे होगा, आप आराम से बिल्कुल समझिएगा, बहुत आसान तरीका है बस, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि 2 आवेश है, एक आपका 2 कूलाम का है, दूसरा आपका 4 कूलाम का है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर है। अब बताइए वैद्युत क्षेत्र कहां पूछा गया है, मध्य बिंदु पर, बीचों बीच। ये देखिए ये मान लिया इसका मध्य बिंदु हमने मान लिया P है। अब आप बताइए अगर ये मध्य बिंदु है तो ये दूरी कितनी होगी, बोलो। ये दूरी आपकी होगी 1 मीटर, समझ में आया। और बताओ ये भी दूरी कितनी हो गई, ये भी दूरी हो गई आपकी 1 मीटर। डायग्राम बताओ समझ में आ रहा है ना। चलिए अब आप बोलिए, बताइए वैद्युत क्षेत्र कहां पूछा गया है, आंसर P पर। अब आप बताइए वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कौन करता है, आंसर आवेश। कितने आवेश हैं, 2 आवेश हैं, एक आपका 2 कूलाम वाला है, एक 4 कूलाम वाला है। अब आप बताइए बिंदु P पर कितने वैद्युत क्षेत्र होंगे, आंसर 2। कौन कौन करेगा, एक करेगा 2 वाला और एक करेगा 4 वाला। तो आइए एक एक करके उत्पन्न करवाते हैं, इकट्ठा मत टूट पड़िए, एक एक करके उत्पन्न करवाते हैं। आइए पहले उत्पन्न करवाते हैं, बताओ किससे, 2 कूलाम के कारण। तो चलिए बात करते हैं 2 कूलाम के कारण उत्पन्न करवाएं। तो चलिए अब हम आपको दिशा बताए थे, 2 कूलाम वाला दिखने में कैसा है, प्लस है कि माइनस है, आंसर प्लस है। तो याद करिए प्लस का वैद्युत क्षेत्र प्लस से दूर होता है, और दूर का मतलब इधर उधर नहीं दूर, उसी रेखा में दूर होता है। तो बताइए 2 कूलाम वाला यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा उसकी दिशा कहां होगी, 2 कूलाम से दूर होगी, प्लस से दूर। ये देखिए यहां पर इसका जो वैद्युत क्षेत्र यहां पर होगा उसकी दिशा प्लस से दूर। ये देखिए ये दूर, ये है वैद्युत क्षेत्र, हमने मान लिया कितना, बोलो E1। अब आप बताइए E1 का फॉर्मूला बताइए। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सूत्र बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर, याद आया। अब यहां से आ जाएगा E1 बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9, Q का मान बताइए 2, दूरी बोलो, यहां से यहां के बीच की दूरी कितनी है, 1 का वर्ग। अब आपका आ जाएगा E1 बराबर 9 दूना 18 गुणे 10 की पावर 9। अब बताइए वैद्युत क्षेत्र का मात्रक बोलो। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक, ठीक है, नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं। अगर नहीं याद आ रहा है तो आप जब चाहो तब पता कर सकते हो, तुरंत अपने दिमाग में सूत्र लिखो, ठीक है। E बराबर होता है F बटे Q, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम। तो बताइए यहां दिमाग में क्या आया, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलाम। ऐसे पता कर लिया करो जब भूल जाए। अब आपका मात्रक हो गया न्यूटन बटे कूलाम, ये आपका आ गया समीकरण नंबर 1। तो चलिए भाई 2 कूलाम ने अपना काम कर दिया। अब बताओ बारी किसकी है, 4 कूलाम की बारी है। अब आइए बात करते हैं किसके कारण, अब आइए बात करते हैं 4 कूलाम के कारण। किसके कारण, 4 कूलाम के कारण। अब बताइए 4 वाला दिखने में कैसा है, प्लस है कि माइनस है, आंसर प्लस है। तो 4 वाला यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा उसकी दिशा कहां होगी, प्लस से दूर, 4 वाले से दूर हो जाएगी। ये देखिए इधर ये प्लस से दूर हुई, ये है आपका वैद्युत क्षेत्र, बताओ कितना, E2। ठीक, तो चलिए भाई E2 बराबर बोलो, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे
आर का स्क्वायर आया। अब चलिए मान बताइए, यहां से आपका आ जाएगा E2 बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे E2 का Q का मान 4, दूरी बोलो आपका आ जाएगा 1 का वर्ग। अब यहां से आ जाएगा E2 बराबर 9 चौक 36 गुणे 10 की पावर 9 मात्रक बोलो न्यूटन बटे कूलम। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2। अब आप फैसला करिए बिंदु P पर दो वैद्युत क्षेत्र, एक आगे है दूसरा पीछे है, परिणामी बोलो। परिणामी आपका आ जाएगा ज्यादा माइनस कम, अभी अभी पढ़ा के मैं आ रहा हूं। तो परिणामी आपका आ जाएगा ज्यादा माइनस कम। कौन ज्यादा? E2 ज्यादा है, E2 ज्यादा है और E1 कम है। अब हम कह सकते हैं परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र बताओ E बराबर आपका आ जाएगा ज्यादा माइनस कम। कौन ज्यादा? E2 माइनस E1। अब यहां से आ जाए E बराबर बोलो भाई 36 गुणे 10 की पावर 9 माइनस बोलो, माइनस से आपका है 18 गुणे 10 की पावर 9 आया। अब यहां से आ जाएगा E बराबर 18 गुणे 10 की पावर 9 मात्रक बोलो न्यूटन बटे कूलम। अब आपसे कोई परिणामी की दिशा पूछे तो परिणामी की दिशा आप जानते हैं हमेशा ज्यादा वाले की ओर होगी। अरे भाई इधर 36 है इधर 18 है तो परिणामी 18 आया, परिणामी किधर होगा? ज्यादा वाले की ओर होगा। कौन ज्यादा है? E2। ये देखिए परिणामी की दिशा इधर होगी, ये है परिणामी की दिशा। अगर आपसे कोई पूछेगी परिणामी की दिशा बताओ, आप बता दो भैया किधर? 2 कूलम की ओर, 2 कूलम की ओर। ये था आपका एक छोटा सा न्यूमेरिकल। उम्मीद है कि आपको सवाल लगाना समझ में आ गया हो। एकदम आराम से काम करिए, जितने आवेश है सबका अलग अलग वैद्युत क्षेत्र निकालो। अगर सभी एक दिशा में है जोड़ डालो, विपरीत में है तो ज्यादा माइनस कम, और अगर किसी कोण पर है तो अंडर रूट वाला सूत्र आप लगा सकते हैं। इसको नोट कर ले, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब आप उसके बाद देखें अगला एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपको हम करके दिखाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखें, हम कह सकते हैं कि हाँ अगला एग्जाम्पल है कि दो आवेश स्मॉल q, ठीक, स्मॉल ए भुजा के समबाहु त्रिभुज के, स्मॉल ए भुजा के समबाहु त्रिभुज के 2 शीर्षों पर रखे हैं, 2 शीर्षों पर रखे हैं, ठीक। तीसरे शीर्ष पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। तीसरे शीर्ष पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। ठीक, ये प्रश्न आपका आ गया। ये भी आपका 2 नंबर का सवाल है कि 2 आवेश स्मॉल q है, स्मॉल ए भुजा के समबाहु त्रिभुज के 2 शीर्षों पर रखे हैं। पूछा गया है कि तीसरे शीर्ष पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। चलिए अब आपको बताते हैं कैसे लगेगा, इसका हल देखें। ठीक है, चलिए देखें, डायग्राम बनाते हैं पहले। ये देखिए एक छोटा सा डायग्राम हमने आपके सामने बनाया। ये देखिए आपका समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा बताइए कितनी है? ये देखिए स्मॉल ए है, ठीक। ये देखिए आपका यहां पर एक आवेश रखा है Q, यहां पर एक आवेश रखा है Q। इसको ABC मान लेते हैं A, उसके बाद इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, ठीक। अब बताइए वैद्युत क्षेत्र कहां निकालना है? यहां पर निकालना है, बिंदु B पर निकालना है। अब आप बोलिए वैद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न करता है? आंसर आवेश। कितने आवेश हैं? आंसर 2 आवेश हैं। तो यहां पर कितने वैद्युत क्षेत्र होंगे? आंसर 2 वैद्युत क्षेत्र होंगे। एक उत्पन्न करेगा A वाला और एक उत्पन्न करेगा C वाला। आइए एक एक करके उत्पन्न करवाते हैं। आइए पहले उत्पन्न करवाते हैं किसके कारण? A के कारण, A के कारण। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले बोलो किसके कारण? A के कारण। तो बताइए ए वाला दिखने में कैसा है? आंसर प्लस है। तो बताइए प्लस का वैद्युत क्षेत्र किधर होता है? प्लस से दूर होता है। तो ए वाला यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा उसके दिशा भाई प्लस से दूर होगी। दूर का मतलब इधर उधर नहीं दूर, उसी रेखा में दूर होता है। तो ए वाला यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा उसकी दिशा प्लस से दूर। ये देखिए ये प्लस से दूर, ये वैद्युत क्षेत्र हमने मान लिया कितना है? E1 है। और E1 का मान अब सूत्र एक
एक ही बार में सब करेंगे। अब ऐसा नहीं करना है कि एक बार सूत्र लिखो एक बार मान रखो, डायरेक्ट लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R का स्क्वायर। Q का मान Q है, R का मान A है। अब आपका आ जाएगा Q बटे A का स्क्वायर। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2। चलिए भाई, A ने अपना काम कर दिया। अब बताओ बारी किसकी है? अब बारी है C वाले की। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसके कारण? C के कारण। तो बोलिए भाई C वाला दिखने में कैसा है? आंसर प्लस है। तो बताइए C वाले के कारण यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा कहां होगी? आंसर प्लस से दूर होगी, जैसा कि आप जानते हैं। तो ठीक है, आप देखिए इसका जो वैद्युत क्षेत्र यहां पर उत्पन्न होगा उसकी दिशा भी प्लस से दूर होगी। ये देखिए, ये प्लस से दूर, ये वैद्युत क्षेत्र, ये ठीक, इसको हमने मान लिया ये है आपका, बताओ कितना? E2। तो चलिए E2 का मान बोलिए। E2 का मान आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे R का स्क्वायर। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2। अब आप बताइए बिंदु B पर दो वैद्युत क्षेत्र, एक आपका E1 है, दूसरा आपका E2 है। अगर दोनों एक दिशा में होते तो आप जोड़ डालते, अगर दोनों विपरीत में होते तो ज्यादा माइनस कम करते। आप दोनों किसी कोण पर हैं। अब आइए कोण को पता किया जाए। ये देखिए समबाहु त्रिभुज है, आप जानते हैं हर एक कोण 60 डिग्री का होता है। अब बताओ अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना हुआ? 60 डिग्री। क्यों? ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। अब बताइए दो वैद्युत क्षेत्र यहां पर लगे हैं, दोनों 60 अंश के कोण पर हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम मान लेते हैं इन दोनों का परिणामी कैपिटल E है। माना इन दोनों का परिणामी बताओ कितना है? कैपिटल E है। तो चलिए अब निकालते हैं कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र हमने मान लिया कैपिटल E है। तो E बराबर आपका आ जाएगा अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 इंटू कास, दोनों के बीच का कोण कितना है बोलो भाई? 60 अंश है। अच्छा, अगर कोई दिक्कत ना हो तो 60 कास 60 को हम 2 से काट दे रहे हैं। कास 60 का मान 1/2 होता है, कैंसिल हो जाएगा। और सुनिए E1 का मान E2 के बराबर है, इस बात का फायदा उठाइए। या कि जो हमें पता है E1 बराबर कितना है? E1 बराबर E2 है। तो जहां जहां E2 है वहां पर क्या रखो? E1। अब यहां से आपका आ जाएगा E बराबर अंडर रूट बोलो E1 स्क्वायर प्लस E1 इंटू E1। तो यहां से आपका आ जाए E बराबर 3E1 स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा अंडर रूट 3 इंटू E1, आपका बाहर आ जाएगा। अब यहां से E1 का मान देख करके बताओ, आंसर बताओ कितना आ गया? E बराबर अंडर रूट 3 इंटू आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे A का स्क्वायर। यही है आपका बिंदु B पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र। तो उम्मीद है कि दोनों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। तो वैद्युत क्षेत्र के ऐसे ही न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी में भी हम लोग कराएंगे आपको, ठीक है। ऐसे सवाल आपके वैद्युत क्षेत्र के बन करके आते हैं, नोट कर लें। उसके बाद फिर हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोनों न्यूमेरिकल्स हो गए। अब उसके बाद अगली हेडिंग देखें। अगली हेडिंग हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि उस पर केवल और केवल न्यूमेरिकल आता है बस। मतलब कोई पढ़ाने लायक कोई हेडिंग नहीं है, मैं जबरदस्ती आपको बता रहा हूं हेडिंग के माध्यम से, ताकि इस पर अगर कभी न्यूमेरिकल आए तो आप बहुत आराम से इजीली उसको सॉल्व कर ले, ठीक है। तो चलिए हम अपने मन से हेडिंग बना करके आपको बताते हैं। अगली हेडिंग है कि दो बिंदु आवेशों के कारण, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र का शून्य होना। दो बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र का शून्य होना, वैद्युत क्षेत्र का शून्य होना, ये हेडिंग है। कभी कभी न्यूमेरिकल आते हैं, किताब में भी आपके दिया गया है कि कहां वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, ये सवाल पूछते हैं। तो इसको लगाने के लिए आपको हम बाकायदे हेडिंग, पूरा निगमन सूत्र सब आपको हम करके दिखाते हैं। हेडिंग का नाम है दो बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र का शून्य होना। अब आपको हम इस हेडिंग को दो प्रकार से पढ़ाते हैं। पहला केस मैं ले रहा हूं, केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट ये है हेडिंग, जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं। जब दोनों आवेश कैसे हैं? समान प्रकृति के हैं, ठीक। जब दोनों आवेश समान प्रकृति, दो प्रकार से मैं आपको बताता हूं। पहला, जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, और दूसरा है जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं। बताओ क्लियर है? तो चलिए अब आइए आपको हम दिखाते हैं कि जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, मतलब या तो दोनों प्लस हैं या तो दोनों माइनस हैं। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं कि माना दो बिंदु आवेश हैं,
एक बिंदु आवेश आपका Q1 है और माना दूसरा बिंदु अच्छा एक मिनट रुक जाइए, सॉरी, पहले आपको हम बता दें, एक सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूं, ये सेंटेंस आपको रटना है। जब तक आप इस सेंटेंस को नहीं रटेंगे तब तक आप न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। आपको याद होगा कूलाम के नियम में एक हेडिंग में आपको पढ़ाया था कि दो बिंदु आवेशों के कारण किसी तीसरे आवेश की संतुलनावस्था, कुछ याद आया? उसमें भी दो केस हमने आपको बताया था। पहला केस बताया था कि जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, और दूसरा बताया था जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं। याद करिए, उसमें हमने आपको बताया था कि जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो किसी तीसरे आवेश की संतुलनावस्था दोनों आवेशों के बीच कहीं पर होगी। याद आया कि अगर समान प्रकृति के हैं तो संतुलनावस्था बीच में थी, और अगर विपरीत प्रकृति के संतुलनावस्था कहां थी? बाहर थी। सेम वही काम यहां पर भी करना है। ये देखिए, जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, यहां पर मैं सेंटेंस लिख रहा हूं कि यदि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, यदि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य, वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य दोनों के बीच कहीं पर होगा, दोनों के बीच कहीं पर होगा, दोनों के बीच कहीं पर होगा। ये आपको पहले से आपको रट के बैठना है। अगर ये सेंटेंस आपको नहीं याद है तो आप न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि करना क्या है। देखें, मान लेते हैं कि माना दो बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश Q1 है, एक बिंदु आवेश Q2 है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R है। दोनों एक दूसरे से हवा या निर्वात में R दूरी पर रखे हैं। ठीक, माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से R दूरी पर हवा या निर्वात में रखे हैं। अब पूछा गया है इनके कारण वैद्युत क्षेत्र का मान कहां शून्य होगा। यह प्रश्न हमसे पूछा गया है। लोग हमसे पूछ रहे हैं कहां वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। अब आप बताइए, दोनों प्लस है, दोनों आवेश बताओ समान प्रकृति के हैं कि विपरीत? आंसर समान प्रकृति के हैं, क्योंकि दोनों प्लस है। तो बताइए वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य कहां मानोगे? बीच में कि बाहर? आंसर बीच में। ये देखिए लिखा हमने, यदि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य कहां होगा? दोनों के बीच कहीं पर होगा। तो बीच में कहीं मान लो, कहीं मान लो। मान लेते हैं कि माना Q1 से x दूरी पर, माना Q1 से कितनी दूरी पर? x दूरी पर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य है, तो हमें x की गणना करनी है। पूछे कहां शून्य होगा? माना x दूरी पर शून्य होगा। क्या चाहिए? आंसर x चाहिए। x का मान निकालना है, ध्यान रखना। अब आप बताइए, अगर ये दूरी x है, बताओ बची दूरी आपकी आ जाएगी r माइनस x। बताओ समझ में पूरी बात आ रही है? तो जितनी बात हमने मुंह से बोला है, आइए यहां पर कायदे से एकदम बढ़िया से मान लेते हैं ताकि आपको कभी भूले ना। तो चलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं कि माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हैं। ठीक, माना Q1 से x दूरी पर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र शून्य है, जहां वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य है। ठीक है, तो हमें x की गणना करनी है। ये देखिए पूरा कार्यक्रम हमने आपके सामने लिख दिया है। ठीक, तो चलिए अब आइए गणना करते हैं। पहले आप यहां तक नोट कर लें, तब उसके बाद हम लोग गणना करते हैं। ठीक है, तब हम लोग गणना करते हैं।
ठीक। तो किसकी गणना करनी है? यक्स की गणना करनी है। थोड़ा सा हम मिटा रहे हैं, तब उसके बाद आपको हम गणना करके दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आप आराम से बिल्कुल देखें कैसे हम लोग यक्स की गणना करते हैं। तो याद रखना, अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो संतुलना, तो वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य। बताओ बीच में होगा कि बाहर? आंसर बीच में होगा। तो अब आप बताइए वैद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न करता है? आंसर आवेश। कितने आवेश हैं? 2 आवेश हैं। तो बोलिए यहां पर कितने वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे? आंसर 2। कौन कौन करेगा? एक करेगा Q1 वाला और दूसरा करेगा Q2 वाला। तो आइए एक एक से उत्पन्न करवाते हैं। आइए पहले उत्पन्न करवाते हैं Q1 से। तो बात करते हैं Q1 के कारण। किसके कारण? Q1 के कारण। अब आप बताइए Q1 वाला दिखने में कैसा है? प्लस है कि माइनस है? आंसर प्लस है। तो आपको पता है कि प्लस का जो वैद्युत क्षेत्र होता है, बताओ प्लस से दूर होता है। तो ये वाला Q1 वाला जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा यहां पर, उसकी दिशा प्लस से दूर। ये देखिए ये प्लस से दूर, ये है आपका वैद्युत क्षेत्र बोले E1। अब बताइए E1 का मान बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे Q के स्थान पर Q1 बटे R बोलो। ये आपका आ जाएगा यक्स का स्क्वायर। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 1। चलिए भाई Q1 ने अपना काम कर दिया, बारी किसकी है? अब आइए बात करते हैं Q2 के कारण। अब आप बोलिए भाई Q2 दिखने में कैसा है? प्लस है कि माइनस है? आंसर प्लस है। तो बताइए प्लस का वैद्युत क्षेत्र किधर होगा? प्लस से दूर होगा। तो ये जो Q2 वाला है यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा उसकी दिशा बताओ प्लस से दूर। ये प्लस से दूर, ये है वैद्युत क्षेत्र आपका कितना? E2। चलिए E2 का मान बताइए। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर Q2 बटे दूरी बोलिए R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2। अब बोलो बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र शून्य होना है। क्यों? क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है। कहां 0 होगा? माना P पर 0 होगा, आपने पहले से माना है। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य तभी होगा जब E1 बराबर E2। अरे भाई जब दोनों बराबर होगा तभी तो दोनों एक दूसरे को काटेगा, तभी तो यहां पर परिणामी 0 आएगा। इसका मतलब अब हम कह सकते हैं कि बिंदु P पर, कहां पर? बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र शून्य होने के लिए, शून्य होने के लिए बोलो भाई क्या होना चाहिए? E1 बराबर E2। अब बताओ E1 का मान बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 बटे R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये देखिए ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। अब आप एक काम करो, तुरंत दोनों पक्षों में वर्गमूल लो। तो आपका आ जाएगा अंडर रूट Q1 बटे एक्स बराबर आपका आ जाएगा अंडर रूट Q2 बटे R माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अब आपका आ जाएगा x अंडर रूट Q2 बराबर आपका आ जाएगा R माइनस एक्स अंडर रूट Q1। गुणा करो, आप आपका आ जाएगा x अंडर रूट Q2 बराबर R अंडर रूट Q1 माइनस एक्स अंडर रूट Q1। अब आप इसको इधर ले आओ तो x अंडर रूट Q2 प्लस x अंडर रूट Q1 बराबर बोलो R अंडर रूट Q1 आया। अब आप इसमें से x कॉमन ले लो, तो x कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बचेगा? अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2। एक मिनट, जब आप x कॉमन ले लेंगे बताइए क्या बचेगा? तो x कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा अंडर रूट बताओ Q1 प्लस अंडर रूट Q2 बराबर आपका आ जाएगा अंडर रूट Q1 इंटू R। अब बताइए यहां से ये देखिए x का मान आ गया था, x बराबर अंडर रूट Q1 बटे अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 इंटू कितना R। तो भाई इतनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? शून्य होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा यूपी बोर्ड में जब भी न्यूमेरिकल आता है तो आपको डायरेक्ट सूत्र पर रख करके आंसर नहीं निकालना है।
क्योंकि 2 या 3 नंबर का प्रश्न आएगा, पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे, तब 2-3 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, कोई ऑब्जेक्टिव पेपर आपका हो रहा है, जैसे बीएससी एंट्रेंस है या आप जो कोई इंजीनियरिंग का या नीट वगैरह का पेपर दे रहे हैं, उसमें आंसर मिलाने के लिए आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, उससे 10-15 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। यूपी बोर्ड में इस सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, हाँ इसी तरीके से आपको सवाल सॉल्व करके दिखाना है। तो इतनी दूरी पर, लेकिन ध्यान रहे दूरी कहां से नपी है, Q1 से नपी है, Q1 से। ये भी ध्यान रखना, ये जो तुम x का मान बता रहे हो ये कहां से बता रहे हो, आंसर Q1 से बता रहे हैं, Q1 से। x बराबर आपका आ गया √Q1 बटे √Q1 प्लस Q2 इंटू R। इसको नोट कर लें, उसके बाद आपको हम इस पर एक बढ़िया से एग्जांपल करके दिखा दें, फिर उसके बाद हम लोग अगले केस की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला केस हो गया, अब इस पर आपको हम एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखाते हैं। देखो पेपर में सवाल इस पर कैसे बनता है, देखो कैसे बना, अगर आएगा कैसे आएगा देखना। एग्जांपल है 1 तथा 4 कूलाम, 1 तथा 4 कूलाम के 2 बिंदु आवेश, 1 तथा 4 कूलाम के 2 बिंदु आवेश। ठीक है, 2 बिंदु आवेश 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर हवा में रखे हैं। 12 सेंटीमीटर की दूरी पर कहां, हवा में रखे हैं, हवा में रखे हैं। ठीक, पूछा गया है इनके कारण, इनके कारण, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र, इनके कारण वैद्युत क्षेत्र कहां शून्य होगा, इनके कारण वैद्युत क्षेत्र कहां शून्य होगा। ये आपका न्यूमेरिकल 2 या 3 नंबर में जब भी आएगा, या तो 2 नंबर में आएगा या तो 3 नंबर में आएगा। ठीक है, चलिए बहुत आसान सवाल है, लगाने का तरीका आपको बताते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन मतलब इसका हल देखें। ठीक है, चलिए हल करते हैं, डायग्राम बनाओ तुरंत। ये देखिए हमने मान लिया आपका ये एक कूलाम है, ये आपका 1 कूलाम है, उसके बाद ये देखिए आपका 4 कूलाम है, दोनों के बीच की दूरी बताओ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। अब बताओ पूछा गया है वैद्युत क्षेत्र का मान कहां शून्य होगा। अब बताइए दोनों समान प्रकृति के हैं, तो अभी हम आपको रटवाएं, अगर समान प्रकृति के हैं तो वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य अंदर होगा, बाहर आंसर अंदर होगा, बीच में कहीं मान लो, कहीं बीच में मान लो। मान लेते हैं कि माना 1 कूलाम से कितनी दूरी पर, x दूरी पर, ये देखिए यहां पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य है, तो आज हमें x की क्या करनी है, गणना करनी है। तो मान लेते हैं कि माना 1 कूलाम से कितनी दूरी पर, अच्छा हाँ एक बात आपको बताएं, सुनिए, अगर आपको इसका आंसर पता करना हो तो आंसर आप मुश्किल से 10 सेकंड में पता कर सकते हैं। तो आइए पहले आपको इसका आंसर पता करके दिखा दें। याद करिए x बराबर अभी अभी आपका आया है √Q1 बटे √Q1 प्लस अंडर बताओ Q2 इंटू R। तो आ जाएगा x बराबर, ये देखिए Q1 कितना 1, ऊपर 1 आएगा, नीचे 1 आएगा, Q2 का मान 4 का वर्गमूल 2 आएगा, R का मान कितना है 12, 2 1 3 काटोगे आंसर 4 सेंटीमीटर। ये देखिए आंसर आपका आ गया, आंसर आपका आ गया। x बराबर कितना 4 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। और 4 सेंटीमीटर बताओ कहां से नपेगा, 1 कूलाम से नपेगा। ये तो खैर आंसर पता करने का तरीका था, तो हमें आंसर नहीं पता करना है, पूरा सॉल्व करके दिखाना है। यूपी बोर्ड का पेपर हम लोग दे रहे हैं। चलिए अब आइए, माना 1 कूलाम से x दूरी पर, ठीक, वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र बताओ क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र आपका शून्य होगा। ठीक है, तो आइए सवाल को थोड़ा सा हम शार्ट में लगाते हैं। बताइए भाई वैद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न करता है, आंसर आवेश, कितने आवेश है 2, एक कूलाम का है, अगला 4 कूलाम का। ठीक है, तो बताइए यहां पर 2 वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे। 1 कूलाम वाला यहां पर उत्पन्न करेगा अपने से दूर, इसको हमने मान लिया E1, और 4 कूलाम वाला भी उत्पन्न करेगा अपने से दूर, ये देखिए आपका E2। समझ में आया। तो बताइए अब हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र, अब हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र शून्य होने के लिए, वैद्युत क्षेत्र शून्य होने के लिए क्या होना चाहिए, बोलो भाई, E1 बराबर E2। E1 का मान बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर, 1/x का स्क्वायर। E2 का मान बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, उसके बाद 4 बटे दूरी बोलो, हाँ अब बताओ ये दूरी बोलो 12 माइनस x। ये अब बताइए दूरी बताओ कितनी आ गई, 4/12 माइनस x का होल स्क्वायर। ये देखिए ये पूरा का पूरा कट गया, डायरेक्ट दोनों पक्षों में वर्गमूल लो, 1/x बराबर 2/12 माइनस x, तिरछा गुणा करो, बोलो भाई। अब आपका आ जाएगा 2x बराबर
12 माइनस एक्स इधर ले आओ, 3x बराबर 12, तो x बराबर 4 सेंटीमीटर। तो बताओ आंसर में क्या लिखोगे, जल्दी बोलो। आंसर लिखोगे आप 1 कूलाम से 4 सेंटीमीटर पर। ये आपका आंसर है। बताओ समझ में आ गया। तो चलिए अब इस पर कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो कभी ना तो छूटे ना तो आपका कभी गलत होना चाहिए, ठीक है। पूरी बात आंसर आप पहले निकाल सकते हैं, लगाने का तरीका हमने आपको अलग बताया। चलिए इसमें एक केस और बता है, उसको भी आपको बता दे ताकि ये टॉपिक हमेशा के लिए आपका खत्म हो जाए। चलिए बताओ पहला केस समझ में आ गया आपको कि जब दोनों आवेश बताओ कैसे हैं, समान प्रकृति के हैं। अब आइए हम लोग अगले केस की तरफ बात करते हैं, केस नंबर सेकंड। ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। चलिए यहां पर हेडिंग लिख रहा हूं केस सेकंड में, बोलिए जब हेडिंग है जब दोनों आवेश बताओ कैसे हैं, विपरीत प्रकृति के हैं। जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, बताओ क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, इसे आपको रटना है कि यदि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, यदि दोनों आवेश कैसे हैं, विपरीत प्रकृति के हैं, तो वैद्युत क्षेत्र का मान जो शून्य है, तो वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य, ठीक। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर किसी बिंदु पर होगी। ये सेंटेंस आपको पहले से याद रखना है। अगर ये सेंटेंस आपको याद नहीं है तो आप न्यूमेरिकल कभी नहीं लगा पाओगे। याद रखना, समान प्रकृति के हैं तो बीच में 0 होगा, अगर विपरीत प्रकृति के हैं तो कहां, बाहर। बाहर का मतलब इधर उधर नहीं, बाहर। कहां बाहर, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर किसी बिंदु पर 0 होगी। चलिए काम शुरू करते हैं। देखिए मान लेते हैं, माना एक आपका आवेश है Q1, उसके बाद ये देखिए दूसरा है आपका -Q2। माना दोनों एक दूसरे से कहां, R दूरी पर रखे हैं। तो पूछा गया है कि दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान कहां शून्य होगा। बोलो भाई, अंदर मानोगे कि बाहर। आंसर बाहर। तो बाहर का मतलब कहीं इधर उधर बाहर मत मान लेना, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ही कहीं मानना है। तो मान लिया कि माना, ये देखिए मान लेते हैं कि माना कि -Q2 से कितनी दूरी पर, x दूरी पर, ये देखिए यहां कहीं, ये देखिए मान लेते हैं, ये देखिए ये यहां से x दूरी पर यहां पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या है, शून्य है। तो आज हमें बताओ किसकी, x की गणना करनी है। एक बार फिर से आप बताओ पूरे कार्यक्रम में क्या मानोगे। हम लोग मानेंगे, माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा -Q2 एक दूसरे से R दूरी पर हवा या निर्वात में रखे हैं। माना -Q2 से x दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य है, तो हमें x की गणना करनी है। ये पूरी जानकारी है। तो चलिए हम जो माने हैं लिखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बिना लिखे आप भूल जाएंगे। हम यहां पे लिख दे रहे हैं कि माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा -Q2 R दूरी पर रखे हैं, ठीक। फिर लिखे माना -Q2 से x दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य है, तो हमें x की गणना करनी
है। ये है आपका कार्यक्रम। चलिए यक्स की गणना करनी है, ठीक है, आप इतना नोट कर लें, तो उसके बाद फिर आपको हम करके दिखा रहे हैं कैसे यक्स का मान निकालना है। एकदम साफ साफ हमने मान लिया। माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा -Q2 r दूरी पर रखे हैं। माना -Q2 से यक्स दूरी पर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र का मान 0 है, तो हमें यक्स की गणना करनी है। आइए जल्दी से आपको हम गणना करके दिखा दें, उसके बाद फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे, ठीक है। आराम से बिल्कुल देखिए। तो चलिए भाई बोलिए, जल्दी से बोलिए, वैद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न करता है? अंसर आवेश। कितने आवेश हैं? 2 आवेश हैं। तो यहां पर कितने वैद्युत क्षेत्र? 2। एक उत्पन्न करेगा Q1 वाला और एक उत्पन्न करेगा -Q2 वाला। तो एक एक करके उत्पन्न करवाओ। आओ पहले उत्पन्न करवाते हैं Q1 से। आइए बात करते हैं Q1 के कारण। किसके कारण? Q1 के कारण। Q1 वाला बताओ, देखने प्लस है माइनस है? आंसर प्लस है। तो प्लस वाले का जो वैद्युत क्षेत्र होता है बताओ प्लस से दूर होता है। इसका वैद्युत क्षेत्र यहां पर जो होगा बताओ प्लस से दूर। ये है आपका वैद्युत क्षेत्र E1। चलिए E1 का मान बोलिए। E1 बराबर आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बटे दूरी बोलिए, दूरी R प्लस यक्स का होल स्क्वायर। ये आपका आ गया सभी का नंबर 1। चलिए Q1 ने अपना काम कर दिया। चलिए अब आइए बात करते हैं किसके कारण? -Q2 के कारण। अब आप जरा याद करिए, माइनस का वैद्युत क्षेत्र बोलो भाई माइनस की ओर होता है, दिशा हम आपने आपको बताया था। अब देखें माइनस वाले का जो यहां पर वैद्युत क्षेत्र होगा बोलो किधर होगा? माइनस की ओर। ये माइनस की, ये माइनस की ओर, ये हमने मान लिया। बताओ कितना है? E2 है। तो चलिए E2 का मान बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। सावधान, वैद्युत क्षेत्र के सूत्र में आवेश का मान चिन्ह सहित नहीं रखते। हमने आपको बताया था Q2 बटे उसके बाद यक्स का स्क्वायर। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2। अब हम कह सकते हैं बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र शून्य होने के लिए, बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र शून्य होने के लिए क्या होना चाहिए? E1 बराबर E2। जब आपका E1 E2 के बराबर होगा, अरे तभी तो कटेगा, तभी तो यहां पर परिणामी 0 आएगा। अब आप करो बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बटे R प्लस यक्स का होल स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 बटे x का स्क्वायर। ये देखिए आपका कैंसिल हो गया। जल्दी से दोनों पक्षों में वर्गमूल लो। √Q1 बटे R प्लस यक्स बराबर आपका √Q2 बटे x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। x √Q1 बराबर R प्लस यक्स √Q2। अब आपका आ जाएगा x √Q1 बराबर R √Q2 प्लस यक्स √Q2 इधर ले आइए। तो x √Q1 माइनस यक्स √Q2 बराबर आपका आ जाएगा √Q2 इंटू R। R को हमने बाद में लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो x कॉमन ले लो, √Q1 माइनस √Q2 बराबर √Q2 इंटू R। ये देखिए यहां से x का मान आ गया भाई। तो x बराबर आपका आ जाएगा √Q1 बटे बोलो √Q1 माइनस √Q2 इंटू बोलो R। इतनी दूरी पर आपका वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। लेकिन याद रखना ये दूरी बताओ कहां से है? आंसर -Q2 से है, -Q2 से ध्यान रखिएगा। ठीक, तो 2 प्रकार के सवाल आते हैं। अब चाहे समान प्रकृति का सवाल आए, चाहे विपरीत प्रकृति का सवाल आए, न्यूमेरिकल अब आपको छूटना बिल्कुल नहीं चाहिए। सूत्र हमने अलग बताया, लगाने का तरीका अलग बताया, न्यूमेरिकल हमने आपको अलग सॉल्व करके दिखाया। किताब में कई सवाल आपके हैं, जो रेफरेंस बुक है कुमार मित्तल है, जो भी आपके पास में हो, ठीक है, यशलाल की है, ठीक है, उसमें कई सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। एकदम आराम से बेझिझक होकर लगाइए, कभी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ठीक है, ये आपका था लेक्चर नंबर 14। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर मिलेंगे, तब इसके आगे भी अब निगमन शुरू होगा, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।